हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 30 मई टू 6 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ। ओके, पहली न्यूज हमारे पास मिसाइल पार्क एक बनाया जाएगा जिसका नाम होगा अग्निप्रस्थ। ये मिसाइल पार्क जो है हमारे पास, और एक 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, ये कहां पे कमीशन किया जाएगा? ये कमीशन किया जाएगा ईस्टर्न नेवल कमांड एट आईएनएस कलिंग। देखिए, आईएनएस कलिंग यानी इंडियन नेवल शिप, यहां पर नेवी की एक शिप की बात हो रही है, आईएनएस कलिंग। उसके ऊपर हमारे पास अग्निप्रस्थ नाम से एक मिसाइल पार्क जो है वो हमारे पास बनाया जाएगा। मिसाइल पार्क के अंदर होगा क्या कि जो भी अभी तक इंडिया की मिसाइल हिस्ट्री रही है, ओके, जो भी इंडिया की मिसाइल हिस्ट्री रही है उसके बारे में यहां पर आम लोगों को बताया जाएगा। ओके, आप स्टूडेंट मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया में सारी मिसाइल्स बनाने का काम दो कौन करता है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और काफी मिसाइल्स ये बना चुका है भारत के लिए। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, अगर हम बात करें, इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी पृथ्वी। ओके, आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे मिसाइल्स हमने बनाई हैं। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अग्नि सीरीज जो है हमारे पास, अग्नि 5 जो मिसाइल है वो हमारी लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, सबसे दूर तक मार्क करने वाली हमारी मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5, जो हमारे पास 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज में मार्क कर सकती है, दुश्मन को हमारे पास नेस्तनाबूद कर सकती है। ओके, चलिए जी, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। पहली बात तो सोलर एनर्जी की बात हो जाए, सन की बात हो जाए, तो किसकी बात हो रही है? नवीकरणीय ऊर्जा, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहां पर क्या बात की गई है कि हमारे पास एनर्जी ग्रिड को शेयर किया जाएगा 140 कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, इंटरकनेक्ट द रिन्यूएबल एनर्जी बाय शेयरिंग द सोलर एनर्जी सोर्सेस। तो एक ग्रिड फॉर्मेशन की बात की जा रही है, सोलर एनर्जी को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की बात कही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, आज की डेट में इंडिया पूरे वर्ल्ड को एक डायरेक्शन दे रहा है, एक दिशा दिखा रहा है सोलर एनर्जी को लेकर। जब भी हम बात करते हैं कैसे, देखिए एक चीज समझिए कि हमारे पास इंडिया की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने वाली भारत की तरफ से लॉन्च की गई एक संस्था है। ओके, और ये हमारे पास कहां से ऑपरेट कर रही है? इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट गुरुग्राम में है, और आप इसके डायरेक्टर जनरल का भी नाम याद रखेंगे। सो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? उपेंद्र त्रिपाठी, इंडियन है। ओके, और इसका टारगेट क्या है? 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन ग्लोबली। ओके, और ये सब कब तक करना है? 2030 तक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पूरे विश्व में तकरीबन 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी जनरेट की जाए 2030 तक। ओके, एक छोटा सा पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट कि 2015 में हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था? इंडिया और किस दूसरी कंट्री ने आईएसए को लॉन्च किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आईएसए को लॉन्च किया गया था 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा। ओके, पेरिस के अंदर इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर आईएसए को लॉन्च किया गया था। तो आईएसए आज की डेट में कहां से काम कर रही है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये ऑपरेट कर रही है हमारे पास गुरुग्राम से। चलिए जी, आगे चलते हैं। यूएस ज्वाइन G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। यूएस ने हमारे पास बात की है कि वो G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को सपोर्ट करेगा। पहली बात तो स्टूडेंट ये समझो, ये G7 क्या है? देखिए, G7 वर्ल्ड की जो हमारे पास एक तरह से डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। पहले तो एक कंट्रीज के नाम आप याद रखेंगे, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं कि G7 में हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले
ये G7 ग्रुप नहीं G8 हुआ करता था, क्योंकि रशिया इसमें हुआ करता था। रशिया को क्रीमिया हथियाने के बाद, उसने क्रीमिया नाम के एरिया पे जब कब्जा किया रशिया ने, तो उसको इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। ओके, सो अभी ये ग्रुप G7 है। कंट्रीज के नाम जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, हर साल कोई ना कोई होस्टिंग कंट्री होती है G7 की। 2020 की जो होस्टिंग कंट्री है G7 ग्रुप की वो है USA। 2020 होस्टिंग कंट्री फॉर G7 USA। और वो जो होस्टिंग कंट्री होती है वो मुद्दे तैयार करती है कि इस बार कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो बेसिकली ये सब चाहते हैं कि चाइना जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन में स्पेशली अपना एक तरह से कंट्रोल बनाता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम यहां पर थोड़ा मैनेज आउट कर सके। तो इसी वजह से G7 की ये मीटिंग इस बार इंपॉर्टेंट थी। और यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रस्ताव रखा गया स्टूडेंट कि G7 को G11 में कन्वर्ट किया जाए। ये बात ध्यान सुनिएगा, G7 को G11 में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि 11 तो ये तब होंगे जब 4 नई कंट्रीज ऐड होंगे। तो कौन से 4 नई कंट्रीज को G7 में ऐड करने के ऊपर विचार किया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। नए 4 कंट्रीज जिनको ऐड करने के ऊपर विचार किया जा रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। रशिया को फिर से एंट्री दी जाएगी, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, इन 4 कंट्रीज को G7 में ऐड करने के ऊपर बहुत अच्छे से विचार किया जा रहा है। ऑल्दो रशिया को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कि इनको G7 में ऐड कर लिया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि होस्टिंग कंट्रीज बार कौन है, वो है USA, और दूसरा मेंबर कंट्रीज के नाम। ओके जी, आगे नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नबार्ड ग्रांट्स ₹1050 करोड़ टू वेस्ट बंगाल। देखिए नबार्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, हर एक स्टेट को फंड ग्रांट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण एरिया और रूरल, मतलब बेसिकली रूरल और एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमारे पास नाबार्ड काम करता है। फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने यहां पर 1050 करोड़ रुपए अभी बंगाल के लिए अलग से फैसिलिटेट किया है। नबार्ड की जब भी मैं बात करूं याद रखना है, नबार्ड 1982 से हमारे पास काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ स्ट्रेटेजिकली वर्क ये करता है। इसके अंदर स्टूडेंट 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है। नबार्ड की 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ये बात अच्छे से याद रखना। ओके, जिन भी बच्चों ने बैंक एग्जाम देना है उनके लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट। 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओके, चलिए आप मुझे जल्दी से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नबार्ड के नए चेयरमैन कौन है। अभी रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, नबार्ड के नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुई थी। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में उनका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला ये हमारे पास नए चेयरमैन हैं नबार्ड के। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। फ्री ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग थ्रू NCS पोर्टल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्या किया है, TCS आयन के साथ एक टाई अप किया है और यहां पर क्या किया जाएगा, फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली अभी सब कुछ लॉकडाउन है तो बहुत सी एंटिटीज ने फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग देना प्रोवाइड किया है, स्टार्ट किया है यूथ को। ठीक है, NCS हमारे पास एक नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट है। ओके, और इसने हायर मी के साथ भी पार्टनरशिप की है फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट एंड हायरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो उसका एक सब्सिडरी है TCS आयन। आपको पता होगा, देखो स्टूडेंट, इंडिया में अब जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें बहुत से एग्जाम में TCS काम करती है। जैसे कि जो IBPS का एग्जाम होता है वो भी हमारे पास कौन कंडक्ट कराती है, TCS कंडक्ट कराती है। तो ये सब चीजों में TCS बहुत बड़े लेवल पे अच्छे लेवल पे काम करती है। ओके, सो आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, पहले तो इसके मिनिस्टर कौन है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, संतोष कुमार गंगवार। TCS के बारे में बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके करंट MD एंड CEO हैं राजेश गोपीनाथन। याद रखेंगे MD एंड CEO ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD और CEO कौन है, राजेश गोपीनाथन। और आपको बता दूं कि ये हमारे पास भारत की उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है TCS, जिसकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन तक टच की है। ये भारत की उन चुनिंदा कंपनीज में से है जिनकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन तक पहुंच चुकी है एट द स्टॉक मार्केट। ओके,
स्टॉक मार्केट कहां पे जनरली लिस्टेड है ये कंपनीज? दे आर लिस्टेड एट बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, जो हमारे पास एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आप स्टूडेंट मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ओके, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में एस्टेब्लिश किया था। जी हां, इसका कनेक्शन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। तो एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में एस्टेब्लिश हुआ था और एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए जी आगे चलते हैं। फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट 2020। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, फोर्ब्स के टॉप हाईएस्ट 100 पेड एथलीट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक ही इंडियन क्रिकेटर को जगह मिल पाई है, वो है विराट कोहली। मतलब कि बेसिकली बात की जा रही है कितना एथलीट्स ने पैसा कमाया, वर्ल्ड के टॉप 100 एथलीट जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। तो इसमें रैंक जो टॉप है, टॉप नंबर पे है, वो है रोजर फेडरर। ओके, सुना ही होगा आपने इनका नाम, हमारे पास स्विट्जरलैंड से हैं ये। ओके, वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर हैं। और अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो इंडियन टीम के कैप्टन हैं। ओके, चलिए जी, तो विराट कोहली का एक तो रैंक याद रखना, विराट कोहली का रैंक है 66। एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा, विराट कोहली अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन बने थे जिनके 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर थे इंस्टाग्राम के ऊपर। 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर थे जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर, वो हमारे पास इकलौते इंडियन जो पहले बने वो थे विराट कोहली। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स किसके हैं? तो वो इंस्टा के जो ऑफिशियल अकाउंट है, इंस्टाग्राम का जो खुद का ऑफिशियल अकाउंट है, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सेकंड नंबर पे जो पर्सन है जिसको फॉलो किया जाता है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब कि अगर पर्सन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा किस पर्सन को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जाता है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, पता ही होगा, हमारे पास एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए अब हम बात करते हैं रोजर फेडरर की। रोजर फेडरर की जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो ये टेनिस के नंबर 1 प्लेयर हैं। ओके, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम पता है ना, 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं टेनिस में, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने जीते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं अभी तक, टिल डेट। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास 20। रोजर फेडरर ने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास अरुण सिंघाल बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ एफडब्ल्यूएससीआई। अब ये एफडब्ल्यूएससीआई क्या है? दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, जब भी मैं एफडब्ल्यूएससीआई की बात करता हूं तो इसका काम क्या होता है? जितने भी भारत में फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो पैकिंग में फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करना। मान लीजिए आप कोई फ्रूट जूस पी रहे हैं मार्केट में जो पैक है, जो एक हमारे पास बॉक्स में पैक्ड है, तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डाले, तो उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफडब्ल्यूएससीआई की होती है। तो ये भारत में फूड प्रोडक्ट्स को एक तरह से लाइसेंस करती है और रजिस्टर्ड करने का काम करती है। तो एफडब्ल्यूएससीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2011 में। इसकी चेयरमैन करंट है रीटा टियोटिया। रीटा टियोटिया चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, और सीईओ कौन है? अरुण सिंघाल। याद रखेंगे, सीईओ कौन है? अरुण सिंघाल। तो ये 2 पोजीशंस मेरे लिए हो गई। ओके, तो ये दोनों चीज आपने याद रखनी है। और ये हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये डिपार्टमेंट एफडब्ल्यूएससीआई का आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? हर्षवर्धन। चलो, ये तो बात हुई हमारे पास किसकी? ये बात हुई हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ड्रग्स और मेडिसिन को भारत में कौन सी बॉडी कंट्रोल और रेगुलेट करती है? जो मार्केट में दवाइयां आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी बॉडी काम करती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, ड्रग्स एंड मेडिसिन इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय CDSCO। दैट इज, मैं फिर से रिपीट करता हूं, CDSCO। CDSCO की फुल फॉर्म है
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ड्रग्स और मेडिसिन को भारत में कंट्रोल करती है। और अभी तो आप देख ही सकते हैं कि राइट नाउ कोरोना के टाइम पीरियड पे इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी कल को कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन आती है तो उसको प्रूव कौन देगा? सो दैट इज टू बी डन बाय CDSCO। चलिए जी आगे चलते हैं हम। इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन एट ओडिशा चिल्का लेक इंक्रीज। तो डॉल्फिन की हमारे पास जो एक तरह से पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है चिल्का लेक में। तो इरावदी डॉल्फिन आपने याद रखना है कहां पर मिलती है? जनरली दैट इज इन ओडिशा चिल्का लेक। तो आपसे मैं इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि चिल्का लेक हमारे पास इनमें से किस हमारे पास वाटर एनिमल के लिए फेमस है? ओके, सो आपने याद रखना है इरावदी डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारे पास कई तरह की होती है, जैसे गंगैटिक डॉल्फिन है जो गंगा में पाई जाती है। गंगैटिक डॉल्फिन की बात करूं तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का, याद रखना स्टूडेंट। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा है कि आप ये बताइए कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे पास गंगैटिक डॉल्फिन। और इरावदी डॉल्फिन हमारे पास कहां मिलती है? ओडिशा की चिलिका लेक में। ओके, एक चीज मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा यहां पर कि अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वूलर लेक। वूलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर। वूलर, याद रखना, वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कोलेरू लेक भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कोलेरू लेक, ये भी एक बड़ी फेमस लेक है। कोलेरू लेक भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, कोलेरू लेक भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यहां पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द फेमस लेक, कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारे पास माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। देखो प्रधानमंत्री जी ने कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है माई लाइफ माई योगा। तो इसमें क्या है, ये जो कॉन्टेस्ट है क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जून को। हर साल 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा कौन से मंत्रालय के अंडर आता है? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं स्टूडेंट। योगा आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष यार मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इस कॉन्टेस्ट में क्या है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और 3 मिनट की आपने अपनी एक वीडियो अपलोड करनी है जिसमें आप डिफरेंट आसन करते हुए नजर आएंगे। तो गवर्नमेंट उनको ऑनर करेगी, अवार्ड वगैरह देगी। आपने स्टूडेंट याद रखना है कि 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। तो याद रखना लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स वाई यहां पर जब बात की यूएन ने कि कौन से डे को हम योगा डे कंसीडर करें, तो ऐसा कहा गया कि 21 जून में सबसे ज्यादा एनर्जी कंसीडर की जाती है। तो इसलिए 21 जून को हमने ऑब्जर्व किया एज योगा डे। ओके, चलिए जी अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस बैंक ने स्टूडेंट, हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने 24.19% शेयर खरीद लिए हैं डिश टीवी के। तो डिश टीवी एक ऐसी एंटिटी थी जो हमारे पास यहां पर डेब्ट के ट्रैप में फंस गई थी। मतलब कि डेट जो था वो बहुत ज्यादा, कर्जा जो उसके ऊपर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि हमारे पास यस बैंक ने उसके 24.19% जो शेयर हैं वो खरीद लिए हैं। तो आपने याद रखना है किस प्राइवेट बैंक ने हमारे पास डिश टीवी में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो है यस बैंक। यस बैंक की मैं बात करूं स्टूडेंट, यस बैंक कुछ टाइम पहले तक खुद ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। ओके, यहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई थी मैनेजमेंट को लेकर जिसकी वजह से यस बैंक खुद ही एक तरह से डूबने के कगार पर पहुंच गया था। तो इसी वजह से आरबीआई ने उसके नए एमडी और सीईओ अपॉइंट किए थे प्रशांत कुमार। ओके, आपने याद रखना है कि यस बैंक के करंट एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। आप स्टूडेंट मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन से गवर्नमेंट बैंक ने 49% शेयर खरीदने की बात की है यस बैंक की। तो 49% जो यस बैंक के शेयर हैं वो एक हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास अपने कंट्रोल में लेगा। तो वो कौन सा बैंक है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एसबीआई बैंक गोइंग टू अंडरटेक 49% शेयर इन यस बैंक।
एसबीआई जो है वो 49% शेयर्स को अपने कंट्रोल में लेगा इन यस बैंक। ये हमारे पास डिक्लेरेशन की गई थी आरबीआई के द्वारा, ताकि जो ये यस बैंक है जो डूबने वाला है उसको किसी ना किसी तरह से बचाया जा सके, ओके, मैनेज किया जा सके। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, नासा एस्ट्रोनॉट फ्लाई स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन। देखो स्टूडेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। नासा ने अपने दो एस्ट्रोनॉट को, जिनका नाम है रॉबर्ट बैकन और डगलस हर्ली, इनको हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, जैसे हमारे पास एक रेलवे स्टेशन होता है तो आप समझ लो एक स्पेस स्टेशन भी है स्पेस के अंदर। और था क्या यहां पर कि हमारे पास बहुत टाइम से ऐसा था कि नासा जो है वो खुद अपने दम पर अपने एस्ट्रोनॉट को हमारे पास स्पेस में नहीं भेज पा रही थी, उसको यहां पर रशिया की हेल्प लेनी पड़ रही थी लगातार, रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की। तो रशिया के साथ आपको पता है कि अभी यूएसए के रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं चल रहे, खराब चल रहे हैं। तो इस सब के बीच में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी आगे आई जिसका नाम है स्पेसएक्स। ध्यान से सुनना अब स्टोरी। नासा यूएसए की गवर्नमेंट स्पेस कंपनी है, स्पेसएक्स यूएसए की ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो यूएसए की एक गवर्नमेंट स्पेस कंपनी और दूसरा एक प्राइवेट स्पेस कंपनी। तो ये जो स्पेसएक्स प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसने क्या कहा नासा को कि हम आपके लिए आपके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पहुंचाएंगे, और उसके लिए जो रॉकेट यूज किया जाएगा दैट इज फाल्कन 9 रॉकेट। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, फाल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट है जिसको बार बार यूज किया जा सकता है, और किसने मैन्युफैक्चर किया? स्पेसएक्स ने। तो जो चीजें आपने याद रखनी है वो ध्यान से सुनना। अब इसमें मेरी बात ध्यान से सुनना, जो जो चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात तो जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास कौन सी प्राइवेट कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है पहली बार, तो वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। स्पेसएक्स के करंट सीईओ कौन है? एलोन मस्क। ओके, और यहां पर आप याद रखेंगे कि कौन सा रॉकेट ये लोग यूज करते हैं, वो है फाल्कन 9। रॉकेट का नाम याद रखेंगे, फाल्कन 9, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है। ओके, चलिए जी, अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता दूं। हमारे पास रशियन स्पेस एजेंसी का नाम भी आप याद रखेंगे, उसका नाम है रोसकॉस्मोस। रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉस्मोस, ROSCOSMOS, रोसकॉस्मोस। और यूरी गैगरिन, ये रशिया से ही थे जो पहले पर्सन जो स्पेस में गए थे। आपने याद रखना, यूरी गैगरिन हमारे पास रशिया से थे जो पहले पर्सन जो स्पेस में पहुंचे थे। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, पहली वुमेन जो स्पेस में गए थे, पहली वुमेन का नाम जो स्पेस में हमारे पास जिनको जाने का मौका मिला था, उनका नाम जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, उनका नाम था वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। याद रखेंगे, वैलेंटीना ट्रेस्कोवा, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान पास हुए। तो बॉलीवुड के एक फेमस हमारे पास डायरेक्टर थे वाजिद खान, और कई सारी सलमान खान की मूवीज में वो म्यूजिक वगैरह के लिए काम कर चुके थे। तो इनकी अभी डेथ हो गई है। तो आपने बस सिंपल सी एक चीज याद रखनी कि वाजिद खान की रिसेंटली डेथ हुई है। किस चीज से वो एसोसिएटेड थे? तो वो एसोसिएटेड थे हमारे पास म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ। तो म्यूजिक हमारे पास स्टूडेंट बहुत पुराने टाइम से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, हजारों साल से भारत के अंदर म्यूजिक जो है इवॉल्व हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप हिस्ट्री और म्यूजिक दोनों से रिलेट उसे कर सकते हैं। किस पर्सन को हमारे पास, दिल्ली सल्तनत के किस पर्सन को हमारे पास पैरेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है? पैरेट ऑफ इंडिया, विच म्यूजिशियन इज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, तो आपने याद रखना है, अमीर खुसरो इज नोन टू बी द पैरेट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अमीर खुसरो हमारे पास ऐसा पर्सन था जिसने कई तरह के नए टाइप ऑफ म्यूजिक इंट्रोड्यूस किए भारत में, और कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का क्रिएटर भी इसको माना जाता है। दैट्स व्हाई इज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया हमारे पास कब? 1 जून को, 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। जो थीम रही 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। थीम हमारे पास सिंपल है, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पे नोट डाउन करने वाला स्टूडेंट, वो क्या कि हमारे पास नेशनल मिल्क डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर को। देखिए फिर से समझिए, वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को,
और नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हमारे पास जो है, उनकी याद में हम नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, स्टेट विद मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नंबर 1 स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो स्टेट विद मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। सेकंड नंबर पे हमारे पास राजस्थान। ओके, स्टेट विद मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान एज पर 2019 रिकॉर्ड्स। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि। यहां पर एक स्कीम आई है स्टूडेंट जो अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करेगी स्ट्रीट वेंडर्स को, जो फेरी लगाने वाले जो लोग हैं बेसिकली। तो ये जो स्वनिधि है उसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें लोन कितना दिया जाएगा याद रखना है, 10,000 तक का लोन दिया जाएगा, और विच इज रीपेबल इन द मंथली इंस्टॉलमेंट टेन्योर ऑफ 1 ईयर, जिसको 1 साल में जो वेंडर है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस के चलते आप समझ रहे हो ना, कोरोना वायरस के चलते प्रॉब्लम आ रखी है, तो इनकी बेसिकली हेल्प करने के लिए ये सब किया गया है। तो 2 चीजें आपने याद रखनी है, एक तो फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि की, और दूसरा कितने रुपए का लोन यहां पर दिया जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन। अब ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है स्टूडेंट? देखो, क्रेडिट कार्ड क्या होता है पहले तो ये समझो। आप में से बहुत लोगों को पता होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कि बैंक हमारे को एक कार्ड इशू करता है, अकाउंट जब हम खुलवाते हैं बैंक के साथ, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप खर्चा कीजिए, आपका बिल बनता है, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटता, आपका एक बिल बनता है। जितना आप खर्चा करेंगे आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंडर आप खर्चा कर सकते हो। उतना खर्चा करने के बाद आपको एक बिल बनेगा जिसको आपको पे करना होगा, दैट इज नोन टू बी क्रेडिट कार्ड। ओके, तो किसानों के लिए जब स्पेशल क्रेडिट कार्ड भारत में शुरू किए गए तो उनको नाम दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 में 1998 में पहली बार किसानों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। और अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि डेयरी फार्मर्स को भी, मान लीजिए पहले ये जो किसान क्रेडिट कार्ड थे किसको मिलते थे? उन लोगों को जिनके पास जमीन है। मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास जमीन है, तो मुझे किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लेकिन मान लो मैं डेयरी का काम करता हूं, मेरे पास 5 से 10 भैंसे हैं और दूध बेचना मेरा काम है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन अभी यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो हमारे पास डेयरी फार्मर्स को भी दिया जाएगा, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो आपने याद रखना है कि जो विदाउट कोलेट्रल, बिना कुछ गिरवी रखवाए, जो लिमिट होती है किसान क्रेडिट कार्ड की वो है 1.6 लाख। ओके, 1.6 लाख, और इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर हमारे पास कुछ और कंडीशंस को फुलफिल किया जाए तो बेसिकली आपने याद रखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में अब किसको कवर किया जा रहा है, तो वो है डेयरी फार्मर्स। किसको एडिशनली कवर किया जा रहा है? डेयरी फार्मर्स को। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड को मैनेज कौन करता है? ये किसान क्रेडिट कार्ड को बेसिकली बड़े लेवल पर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओके, सो केसीसी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाबार्ड की। नाबार्ड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसान क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, समझने की कोशिश करना। और स्टूडेंट, अगर ये स्कीम भारत में पहले ही लागू हो गई होती, ये 2-3 साल पहले अगर लागू हो गई होती, तो अभी जैसे माइग्रेंट्स ने जो प्रॉब्लम फेस की हैं कोरोना वायरस के टाइम पर, शायद वो उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। देखो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड के अंडर है क्या? ये हमारे पास राशन कार्ड का काम क्या होता है? बेसिकली राशन कार्ड के थ्रू ये देखा जाता है कि कौन सा पर्सन हमारे पास कितने वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है। ओके, कौन सा पर्सन कितने वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात। मान लो एक व्यक्ति है जो बिहार में रहता है, और उसको गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि वो पुअर है? उसके राशन कार्ड के थ्रू। अब ये जो पर्सन है, इसको
हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी, फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। फूड ग्रेन का मतलब अनाज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा बहुत सस्ते दामों पर। अब ये जो पर्सन है, अगर मान लो कल को चंडीगढ़ आ जाए तो इसको यहां पर वो सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो स्टूडेंट कि कम रेट पर हमारे पास जो फूड ग्रेन मिलता है वो नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो चावल है वो हमारे पास 3 रुपए किलो मिलते हैं, और जो व्हीट है वो 2 रुपए किलो है, और जो कोरस मोटा अनाज वो 1 रुपए किलो रेट पे दिया जाता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, अंडर आप कौन सी स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू ये हमारे पास इस रेट पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिए जाते हैं। अब क्योंकि राशन कार्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि पूरे भारत के लिए एक ही राशन कार्ड होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब से राशन कार्ड कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अब से राशन कार्ड बनाएगी। पहले स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही थी उसको लेकर। अब इससे होगा क्या कि वो बिहार का पर्सन अगर चंडीगढ़ में भी रहेगा तो चंडीगढ़ में भी उसको कम रेट यहां पर कम रेट पर फूड ग्रेन जो अनाज है वो अवेलेबल रहेगा। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको पता हो तो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को कितना अनाज हमारे पास दिया जाता है महीने के अंदर, कितना किलो अनाज दिया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट पर पर्सन को हमारे पास दिया जाता है 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ। मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो कितना अनाज मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, 20 kg, 20 किलो अनाज मिल जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए, 20 kg जो फूड ग्रेन है वो अवेलेबल रहेगा। चलिए जी आगे चलते हैं। कमेटी फॉर एमएसएमई लोन इंप्लीमेंटेशन। देखिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, इनको हमारे पास कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े और टाइम टू टाइम लोन इनको सही तरीके से मिल जाए। जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं उनको हमारे पास सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। तो उसके लिए कमेटी बनी है राजनाथ सिंह। ये कमेटी क्या करेगी, डिफिकल्टी जो है स्कीमों को लागू करने में एमएसएमई की हेल्प करने को लेकर, कैसे जो डिफिकल्टीज है उनको दूर किया जाए उसके लिए काम करेगी। तो राजनाथ सिंह टू सोल्व द डिफिकल्टीज faced in the implementation of ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन फॉर एमएसएमई। तो आपने याद रखना है कि 3 करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन जो है एमएसएमई को गवर्नमेंट देने जा रही है। ओके, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज का एक हिस्सा है। और एक चीज और स्टूडेंट सुनिएगा, एमएसएमई की हेल्प करने के लिए, एमएसएमई को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है उनकी, तो उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। पोर्टल का मतलब होता है एक वेबसाइट, चैंपियंस नाम से एक पोर्टल। तो चैंपियंस की फुल फॉर्म आप ये देख लीजिए, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो आपने क्या याद रखना है कि चैंपियंस पोर्टल का संबंध किससे है, चैंपियंस पोर्टल का संबंध है एमएसएमई से। अच्छा, मैं बार बार एमएसएमई वर्ड यूज कर रहा हूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं, नई डेफिनेशन जो भी रिसेंटली आई है। देखो ध्यान से समझना, नई डेफिनेशन क्या है एमएसएमई की। अकॉर्डिंग टू द रिवीजन ऑफ द डेफिनेशन, माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ के अंडर होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप स्मॉल एंटरप्राइज में कवर हो जाओगे। जैसे मान लो आपकी एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है, भले ही आपका टर्नओवर 3 करोड़ हो, लेकिन आपको स्मॉल एंटरप्राइज में कवर किया जाएगा। तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। माइक्रो इंडस्ट्री कब मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपकी एंटिटी में 1 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से कम। स्मॉल एंटरप्राइजेस कब कंसीडर किया जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट होगी 10 करोड़ से कम और टर्नओवर होगा 50 करोड़ से या उससे कम, 50 करोड़ या उससे कम। मीडियम एंटरप्राइज कब कवर किया जाएगा आपको, जब आपके एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या उससे कम की होगी और टर्नओवर 250 करोड़ से कम का होगा। तो भारत में बड़ी इंडस्ट्री किनको कंसीडर किया जाता है, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होता है। तो एमएसएमई की डेफिनेशन आप याद रखेंगे, अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेफिनेशन है, लास्ट मंथ ही ये नई डेफिनेशन दी गई है। तो ये नई डेफिनेशन आपने याद रखनी है, पिछली डेफिनेशंस भूल जाइए स्टूडेंट्स। एक चीज और, एमएसएमई की हेल्प करने के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन सी योजना चलाई जा रही है, मुद्रा। एमएसएमई की हेल्प करने के लिए मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है। ओके, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुद्रा की फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा?
कई बार हम पहले के लेक्चर्स में मुद्रा की बात कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। चलिए जी, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या हुआ है कि मोदी सरकार को दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है, तो उन्होंने अपनी यहां पर वाहवाही करते हुए एक हमारे पास एक बुक निकाली है, ई बुकलेट निकाली है, और यहां पर उसको नाम दिया गया है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रेलिएंट इंडिया। तो यहां पर खुद की ही वाहवाही की गई है, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे हाईलाइट की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इस बुक में हाईलाइट किया गया है एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। यह आपने याद रखना है, आर्टिकल्स दोनों किससे रिलेटेड थे? दैट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दोनों आर्टिकल्स को अब अबॉलिश कर दिया गया है। ओके, सेटलमेंट ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। अयोध्या का राम मंदिर का मसला कई सालों से भारत में चलता आ रहा था, उस मसले को अब सुलझा लिया गया है और हमारे पास राम टेम्पल की वन कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का दूसरा नाम भी याद रखेंगे, तलाक बिद्दत। ट्रिपल तलाक को किस नाम से जाना जाता है? प्रॉपरली तलाक बिद्दत। तो इसको यहां पर क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम रिलीजन में ये हमारे पास अवेलेबिलिटी थी कि अगर हस्बैंड 3 बार तलाक बोल देगा तो ऑफिशियली तलाक हो जाएगा। तो ट्रिपल तलाक को यहां पर एक क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जा रहा है अब से। बोडो अकॉर्ड साइन हुआ है बोडो पीपल के साथ। ओके, नॉर्थ ईस्ट के ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको भी फाइनली सेटल किया गया है। तो और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सबको यहां पर बीजेपी ने अपनी अचीवमेंट बताकर अपनी पीठ थपथपाई है। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास OFB टू सप्लाई 156 अपग्रेड टैंक्स। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, OFB क्या है? यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये भारत की एक हथियार बनाने वाली कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है हथियार बनाने वाली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और यहां पर ये क्या बात की जा रही है कि ये 156 BMP-2 और ये 2K इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। कॉम्बैट व्हीकल्स का मतलब लड़ाई के अंदर यूज होने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनकी सप्लाई इंडियन आर्मी को करेगी। देखिए इससे क्या होगा? इससे हमारे पास एक तो इंडिया में जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रोजगार उत्पन्न होंगे, लोकल डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो अपग्रेड टैंक्स की भी बात की जा रही है, तो BMP टैंक्स यहां पे सप्लाई करेगी और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। बेसिकली जो आपने चीज याद रखनी है कि एक तो OFB कहां से ऑपरेट करती है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट वो कोलकाता में है। जी हाँ, थोड़ा सा अलग है, आप याद रखेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? कोलकाता में। इसके चेयरमैन हैं हरि मोहन, याद रखेंगे, हरि मोहन इसके चेयरमैन हैं। आपको स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि अभी इंडियन आर्मी के पास नई गन्स आने वाली हैं AK-203। जैसे AK-47 होती है ना, तो AK-203 नई आर्टिलरी गन्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर की गई हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये जो गन्स है रशिया के साथ मिलकर बनाई जाएंगी भारत के अंदर, इसके लिए कहां पर एक प्लांट लगाया गया है? भारत में AK-203 आर्टिलरी गन्स बनाने के लिए कहां पर एक प्लांट लगाया गया है? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, AK-203 गन्स को अमेठी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ओके, अमेठी दैट इज इन उत्तर प्रदेश, और यहां पर रशिया की हेल्प ली जाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो देखिए स्टूडेंट, एक हमारे पास बुक है, बुक का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ये चाय वाला टी नहीं है, TEE ही टी है, और ये स्नैक्स नहीं है, स्नेक्स ही हैं। ओके, तो एक तो यहां पर बुक के टाइटल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो टाइटल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। तो कृतिका पांडे जी ने ये बुक लिखी है और उसके लिए अवार्ड मिला है। आपने एक तो यहां पर राइटर का नाम याद रखना है। पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे बुक का नाम देके पूछ लें कि राइटर का नाम बताइए, तो आपने याद रखना है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स जो है वो किसने लिखी है? कृतिका पांडे ने, जो कि एक्चुअली एक लव स्टोरी है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक जो हिंदू गर्ल है वो एक मुस्लिम गाय से प्यार करने लग जाती है, तो उसके ऊपर एक बेस लव स्टोरी है। ओके,
चलिए जी आगे चलते हैं, बस इसमें सिंपल सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड। तो हमारे पास स्टूडेंट याद रखिएगा, सीड्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये एक एनजीओ है जिसको हमारे पास अवार्ड मिला है उसके एफर्ट्स के लिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से। तो आपसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टबैको के जो यूजेज को रोकने के लिए किस इंडियन एजेंसी को ऑनर किया है, अवार्ड किया? दैट इज सीड्स, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। पहला क्वेश्चन आपने जो याद रखना है कि वर्ल्ड नो टबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 31 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारे पास कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओके स्टूडेंट याद रखेंगे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना। ओके, और इंडिया में टबैको सबसे पहले कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लोग। पोर्टुगीज पीपल इंट्रोड्यूस टबैको इन इंडिया। द न्यू सीआईआई प्रेसिडेंट, सीआईआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे हमारे पास उदय कोटक। उदय कोटक राइट नाउ, ये सीआईआई है क्या? दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है स्टूडेंट, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका एक ग्रुप है CII। उसके जो नए हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे पास जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? उदय कोटक, जो कि हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड है। और याद रखना है कि संजीव बजाज जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। संजीव बजाज हमारे पास बजाज फिनसर्व से रिलेटेड है। तो सीधा सीधा नाम आप याद रखेंगे इस न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज, सांसा एंड नासा कोलैबोरेट्स टू सपोर्ट द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। देखिए हमारे पास साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, सांसा, पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, इसने नासा के साथ टाई अप किया है ताकि मून, मार्स और बाकी मिशंस के ऊपर कोऑपरेट किया जा सके। ओके, चलिए जी, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, मार्स को लेकर कई बार बात हो चुकी है हमारी लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो नासा जो है मार्स को लेकर एक ऑफिशियल मिशन लॉन्च करने जा रही है, तो उसमें रोवर का नाम, जो रोबोट वहां पर यूज होगा उसका नाम जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नासा नेम ऑफ द रोवर that is going to study the Mars. अपकमिंग मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट, नाम है, करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर है परसीवरेंस। ओके, परसीवरेंस हमारे पास रोवर का नाम रहेगा। और नासा ने रिसेंटली, आपने याद रखना है, मार्च 2020 में एक नया मिशन लॉन्च किया था, सनराइज मिशन। सनराइज मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सन को स्टडी करना। तो आपने याद रखना है सनराइज मिशन हमारे पास कौन सी कंट्री का एक मिशन है जो मार्च 2020 में ही लॉन्च किया गया है? दैट इज द मिशन ऑफ नासा, यूएस स्पेस एजेंसी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टूडेंट 1100 साल पुराना हमारे पास शिवलिंग मिला है। कहां पर? वियतनाम में। देखिए आप ये समझिए स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले तक जो हिंदू धर्म था वो इन सब एरियाज में फैला हुआ था। सब ये जो जितने भी एरियाज थे वो सब हिंदू रिलीजन से हमारे पास कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। जैसे कंबोडिया की मैं बात करूं, आपको एक कंट्री मिलेगी यहीं पर वियतनाम के पास, कंबोडिया। कंबोडिया में है अंकोर वाट के फेमस मंदिर। अंकोर वाट के जो मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब हजारों साल पहले वहां पे हिंदू रहा करते थे। तो आपने याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सी कंट्री में रिसेंटली शिवलिंगम, हजारों साल पहला एक जो हमारे पास टेंपल है, एक तरह से शिवलिंग है, वो हमारे पास डिस्कवर किया। तो दैट इज इन, हाँ जी, वियतनाम। वियतनाम में माइसन सेंचुरी, ये एरिया का नाम है माइसन सेंचुरी, एरिया का नाम है माइसन सेंचुरी। तो दैट इज इन वियतनाम। ओके, मैं सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और इसको बनाने का काम किसने किया था? ऐसा माना जा रहा है कि चंपा किंगडम ने, चंपा किंगडम इन द 14th सेंचुरी, 14th एंड 13th सेंचुरी। ओके, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, वियतनाम की जब मैं बात करूं तो यहां पर इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई, हनोई कैपिटल है, करेंसी है डोंग। ओके,
अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विकी विभाग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब मैं बात करूं स्टूडेंट, तो याद रखना कि ये किसके कंट्रोल में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कंट्रोल में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म इन इंडिया? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया गया 3 जून को। यहां पर आपने याद रखना यूएन की तरफ से डे डिक्लेयर किया गया है। फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व किया गया 5 जून को। थीम रही हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, याद रखेंगे थीम क्या रही, बायोडाइवर्सिटी। और आपको स्टूडेंट मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बाइसिकल डे पे एक बुरी खबर जो हमें सुनने को मिली वो क्या, कि एटलस फैक्ट्री का जो प्लांट था हमारे पास पंजाब में वो क्लोज हो गया है। तो एटलस एक जाना माना बाइसिकल ब्रांड था भारत का, तो अनफॉर्चुनेटली वो यहां पर क्लोज हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, मान लो स्टूडेंट मैं गवर्नमेंट के साथ इंटर्न करना चाहता हूँ, इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ या फिर एलएलबी का स्टूडेंट हूँ या बीकॉम से रिलेटेड हूँ, और मैं गवर्नमेंट के किसी प्लान में हमारे पास इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया एचआरडी ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है टुलिप। टुलिप की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, इंटर्नशिप 1 करोड़। आप इसमें टारगेट आप याद रखेंगे, टारगेट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। टारगेट क्या है, 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप बाय 2025। 2025 तक गवर्नमेंट हमारे पास क्या करेगी, 1 करोड़ लोगों को यहां पर मौका देगी कि वो गवर्नमेंट के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सके। ओके, एचआरडी मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है हमारे पास, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल इज द करंट एचआरडी मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है कि कोलकाता पोर्ट का जो नाम है वो बदलकर रख दिया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो अगर पेपर में कल को क्वेश्चन आ गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपने याद रखना है वेस्ट बंगाल। सीधा सीधा क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हमारे पास कौन से राज्य में है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। और ये हमारे पास 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट। ओके, एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन। ये हमारे पास जनसंघ पार्टी के फाउंडर हुआ करते थे। जनसंघ पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ही बनी। ओके, तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार्टिंग के लीडर हुआ करते थे। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, कांडला पोर्ट एक बहुत फेमस पोर्ट था भारत में, अभी भी है, यानी कि इसका भी रीनेम हुआ था 2017 में। तो कांडला पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया था दीनदयाल पोर्ट। तो आपने याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, वो है गुजरात में। ओके, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहां पर स्थित है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास पारादीप पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे पारादीप पोर्ट इज इन ओडिशा। ओके, ओडिशा के अंदर हमारे पास ये फेमस पोर्ट है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने एक वर्ल्ड लाइन सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूं, उसको हम बोलते हैं पीओएस। तो एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर हमारे पास ये सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है, जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड काम करे, ज्यादातर एरियाज में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आपसे मैं सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड की बात करूं स्टूडेंट, वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी में से एक काउंट की जाती है, यूएससी की कंपनी है। लेकिन इसके जो वर्ल्ड वाइड हमारे पास सीईओ हैं, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, वो इंडियन है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट एमडी एंड प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
सो मास्टर कार्ड के करंट प्रेसिडेंट सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंग। ओके, मास्टर कार्ड के करंट प्रेसिडेंट सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंग, याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। तो एक्सिस बैंक एक लीडिंग प्राइवेट बैंक है और अमिताभ चौधरी इसके करंट एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट, 200 अर्बन फॉरेस्ट इन 5 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे जिनको नगर वन नाम दिया गया है। देखिए 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन ये डिसीजन लिया गया है कि शहरों के अंदर हमारे पास फॉरेस्ट का एक कंसेप्ट लेकर आएंगे, तो इसको नाम दिया गया है नगर वन। आपने याद रखना है कितने अर्बन फॉरेस्ट बनाने का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगले 5 साल में रखा है? दैट इज 200। सीधा सीधा क्वेश्चन पहला तो मेरे पास ये हो गया। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, जो रिपोर्ट आई थी लास्ट फॉरेस्ट कवर को लेकर, भारत में कुल कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है? तो आपने याद रखना है भारत के अंदर भारत का कुल 21.67% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। कितना परसेंट? 21.67% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, ये आपने याद रखना है। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भारत के किस राज्य में है? मैक्सिमम एरिया जो फॉरेस्ट से कवर्ड है वो किस राज्य में है भारत के? मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज इन, हाँ जी, कहां पर है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भारत के किस राज्य में है? दैट इज इन मध्य प्रदेश। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज इन मध्य प्रदेश। ओके, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में सेकंड नंबर पे जो स्टेट आती है वो है अरुणाचल प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल वर्चुअल समिट। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समिट हुआ है। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। एक तो आपने पहली चीज जो याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का नाम वो है स्कॉट मॉरिसन। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्कॉट मॉरिसन इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हाँ जी, ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे कि यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या करेंगे? एक तो साइबर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे काम करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो लास्ट लाइन में आपको देखिए रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? इंडिया की हेल्प करेगा कि इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए। अभी एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जो यूरेनियम और बाकी जो परमाणु बिजली बनाने के लिए जो उपकरणों की जरूरत होती है उनकी सप्लाई करता है। ये उन कंट्रीज का ग्रुप है। इंडिया के पास अभी तक इसकी मेंबरशिप नहीं है। जैसे मान लीजिए अब कल को इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हिंदी में जिसको बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनानी है हमने, तो उसके लिए यूरेनियम चाहिए होगा। अब यूरेनियम किसी दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ेगा, और यूरेनियम को सप्लाई करने वाले जो कंट्रीज हैं वो किस ग्रुप के हिस्सा है? वो एनएसजी का हिस्सा है। तो अभी इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट है। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि एनएसजी के टोटल कितने मेंबर हैं राइट नाउ? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन एनएसजी? ओके, याद रखेंगे कि देयर आर 48 मेंबर कंट्रीज इन एनएसजी। एनएसजी के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज है? 48। और एनएसजी ये ऑर्गेनाइजेशन 1974 में हमारे पास बनी थी। कौन से ईयर में बनी थी एनएसजी? 1974 में एजेंसी हमारे पास बनी थी। नेक्स्ट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारे पास एक रिपोर्ट आई है और एशिया की यूनिवर्सिटीज को रैंक दिया गया, नाम से पता चल रहा है। ये किसने दिया है? टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्रुप दी की तरफ से। तो इंडिया का जो इंस्टीट्यूट जिसने टॉप किया वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जिसका रैंक रहा 36। ओके, और आपने याद रखना है 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज फीचर्ड इन द टॉप 100 विद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी। टॉप किसने किया है? हमारे पास टॉप किया है त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की यूनिवर्सिटी है। सीधा सीधा आपने याद रखना है, एक फर्स्ट रैंक इंडिया की तरफ से और एक फर्स्ट रैंक पूरी ओवरऑल लिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट रैंक इंडिया की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और फर्स्ट रैंक पूरे एशिया में तो वो है त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना। ओके, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020। देखिए हमारे पास अर्नेस्ट एंड यंग EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किरण मजूमदार शाह को। पहले भी अर्नेस्ट एंड यंग इनको ऑनर कर चुकी है। तो ये किरण मजूमदार शाह
हैं कौन? ये हमारे पास बायोकॉन कंपनी की फाउंडर है। बायोकॉन एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी आज की डेट में इसको जाना जाता है। तो इसी वजह से किरण मजूमदार शाह जो हैं, इनको मिला है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ओके, क्योंकि इन्होंने हमारे पास मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाया बहुत सी कंट्रीज के लिए, जो कि इससे पहले नहीं थी। तो वर्ल्ड की काफी सारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंडियंस काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है नोवार्टिस, अगर आपने नाम सुना हो। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है नोवार्टिस, और इसके सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन। नोवार्टिस कंपनी जो है वो वसंत नरसिम्हन है उसके सीईओ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है नोवार्टिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा जल्दी से ये कमेंट करके बताइए कि नोवार्टिस कौन सी कंट्री की कंपनी है, कौन सी कंट्री की कंपनी है हमारे पास, ओरिजिन कहां से है इसका, नोवार्टिस का। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, नोवार्टिस जो है वो हमारे पास एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से इसका ओरिजिन है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट। तो इसमें याद रखेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन, इंडियन जिसको जगह मिली है वो है अक्षय कुमार, रैंक रहा है 52nd। और टॉप किसने किया है, काइली जेनर, जिनकी एज सिर्फ 22 ईयर्स है। तो काइली जेनर क्यों इतना बड़े लेवल पर अर्न कर पा रही हैं, क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूं रीजन क्या है। इन्होंने अपनी एक हमारे पास कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री शुरू की है। ओके, तो इसी वजह से ये सेल्फ मेड बिलियनियर भी हैं। तो ये भी एक बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। सो काइली जेनर हमारे पास एक वो वैसे तो एक मॉडल है, लेकिन अपनी एक यहां पर इंडस्ट्री भी खुद की शुरू कर चुकी है। तो अक्षय कुमार सिर्फ इकलौते इंडियन हैं जिनको यहां पर जगह मिली है। 52nd रैंक इनका रहा है। लास्ट न्यूज फॉर द डे, लेकिन इंपॉर्टेंट वन। सो मुबादला, इसने हमारे पास क्या किया है, जियो के अंदर 1.85% शेयर खरीद लिए हैं। ये हमारे पास आबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है, आबू धाबी की इन्वेस्टर कंपनी है। अब आप स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा मिल रहा है, लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टर मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। आपने जो चीज याद रखनी है वो सभी इन्वेस्टर्स के नाम आपने याद रखने हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी फेसबुक ने, फिर उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जनरल अटलांटिक और KKR। ये एंटिटीज ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और अब जो लेटेस्ट एंटिटी जिसने आबू धाबी से इन्वेस्टमेंट की है वो है मुबादला। तो जियो के बारे में आपको पता ही होगा कि जियो के करंट चेयरमैन कौन है, हमारे पास मुकेश अंबानी, एंड ही इज द राइट नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट इतना ही। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।